आम तौर पर जो मिडिल क्लास आदमी है उसके थॉट ही इतने सीमित है कि बस घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, फैमिली, ये बच्चा पढ़ के बाहर चला जाए, बस इतना ही है। उसके बाद बेचारा सोच भी नहीं पाता। अरे सोचने को थोड़ा किसी ने मना किया था, सोचो, मजे लो सोच के, लेकिन सोच नहीं पाता, उसकी हिम्मत ही नहीं होती। और मैं जब उसके पूछता भी सोचा तो 2 मिनट सोचने लगता है कि यार मैंने क्यों नहीं सोचा। सोच लेता, क्योंकि आपको कभी डेटा ही नहीं दिया। वैसा आपकी जिंदगी में आप उतना ही सोच पाते हो जितना डेटा होता है। इसीलिए जब एक बिजनेसमैन होता है, उसका बच्चा स्टार्ट करता है, तो उसकी सोच होती है कि 2000 करोड़ का धंधा करना है, 4000 करोड़ का धंधा करना है। और एक मिडिल क्लास का बंदा जब धंधा स्टार्ट करता है कि यार 5 लाख रुपए महीना आ गया ना, तो इससे ग्रेट बिजनेस। क्योंकि सोच ही वहां अटक गई उसके बेचारे की, क्या करे सोचने को। लेकिन जो लोग सोच लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर आदमी के लिए प्रॉब्लम है, जिसने सोच लिया वो हो जाता है। जो वो बाउंड्री तोड़ देता है वो निकल जाता है, वो बन जाता है, वो धीरूभाई अंबानी बन जाता है, वो चाय वाला होकर भी प्रधानमंत्री बनता है। फिर आपको नहीं रोक सकता कोई। पर आपको सोचने से रोका किसने? मैं जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, आप मैनिफेस्ट तो करो। नहीं, लेकिन मैं इस पे मेरा एक सवाल है। ये तो आज के टाइम पर है कि आपके पास डेटा आ गया, आपके पास जरिए हैं देखने के, कंट्रोल करने के। पहले किसने रोका था? पहले भी डेटा ही था। कैसे? पेरेंट्स, अरे पागल हो, ये करोगे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डेटा ही तो दे रहे थे वो आपको। आप जितना, मैं आपको एक ओशो की कहानी सुनाता हूँ, बड़ी पावरफुल, मुझे जिंदगी में इतना इंस्पायर किया इस कहानी ने, क्योंकि मैं नहीं तो वहीं फंसा हुआ था। मैं बहुत नीचे, मतलब सोसाइटी में सबसे नीचे वर्ग में जो लोग हैं से लेकर टॉप मोस्ट वर्ग तक मैं मिलता हूं, सबसे इंटरेक्ट करता हूं, और मेरा बिहेवियर सेम रहता है। उसका कारण है ऐसे। तो ओशो ने कहा कि यूक्रेन के पास कहीं कोई जंगली लोग रहते थे उस समय, बहुत पहले, क्या बोलते हैं उनको, जो ट्राइब्स। उनका एक प्रचलन था कि जब माँ बाप शिकार करने के लिए जाते थे तो बच्चों को एक पेड़ के नीचे बिठा देते थे, और बाप अपने तीर से एक सर्किल बना देता था और कहता था इससे बाहर मत निकलना, निकलोगे तो जल जाओगे, क्योंकि बाप ने बनाया है। तो बाप के हाथ का यदि सर्किल है तो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। और फिर माँ बाप जाते थे, शिकार करके लाते थे, शाम को फिर वो मिटाते थे तो बच्चे बाहर निकलते। दिन भर वो उसी बड़े सर्किल में खेलते रहते थे। बड़ा होता था पर दे कैन नॉट कम, क्योंकि वो छोड़ के जाएं कल के दिन बच्चे कहीं चले जाए, कहाँ ढूंढेंगे उनको। तो एक प्रैक्टिस बना ली उन्होंने, और ये प्रैक्टिस चलती रही, सालों चलती रही, हजारों सालों। तो लोगों के दिमाग में था कि हाँ, मैं लाइन क्रॉस करेंगे तो जलना ही है। तो कभी कोई नहीं निकला, बाप आता था, मिटाता था, उसके बाद निकलते थे, खाना बनाते थे, खाते थे। एक बंदा उसमें से निकल के एक साइंटिस्ट बन गया। उसको भी पता था कि ऐसा है। वो वापस गया, उसने कहा ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं होता, लाइन मिटाओ, बिना मिटाओ ऐसे निकलो बाहर, क्रॉस करो, कोई नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चल सकते हो। तो लोगों ने हिम्मत ही नहीं की। तो उसने कहा अच्छी करते, एक्सपेरिमेंट करते, बच्चों को बुलाया, बिठाओ, फादर से कहा बनाओ गोला, गोला बनाया, हाँ बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, कोई कुछ नहीं होगा, निकलो बाहर, बाहर निकलो, जलोगे नहीं, निकलो निकलो। और बच्चा बेचारा कहाँ पर है अंदर, थर 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 के, तो जलाएगा मुझे आज। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, देखो मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ, देखो मेरा तो जल नहीं रहा, तुम्हारा कैसे जल जाएगा, निकलो, यहाँ कोई आग थोड़ी ना, निकालो निकालो। बच्चा बेचारा ऐसे कांपते कांपते, एक बच्चे ने हिम्मत की, उसने कहा कि मैं निकाल ही देता ऐसे। और जैसे ही उसने निकाला वो चिल्लाने लगा, जल गया जल गया जल गया। तो साइंटिस्ट घबरा गया, उसने कहा ये क्या हुआ। उसने हाथ देखा तो हाथ काला पड़ गया था, जला हुआ था। वो बैठ गया, उसने कहा जला कैसे। फिर ओशो कहते हैं कि यदि आपने अपने दिमाग में सोच लिया ना कि मुझे जलना है, तो फिर आपको जलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। आप जलोगे, क्योंकि आपने यहां सोच लिया। और यदि आपने सोच लिया कि आपने करना है, तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम तो यही है, मैनिफेस्टेशन तो ये हो रहा है। और फिर मुझे लगा कि रियली ये सही कह रहा है यार। मेरी जिंदगी में यदि किसी ने सोच, मैं IIT खड़गपुर से हूं, 2011-12 के आसपास जब मैं बोर सा हो गया काम से, तो मैंने कहा कि यार साइबर क्राइम, 2008 से इन्वॉल्व था मैं, तो क्राइम सॉल्व करता था, तो मैंने कहानियां लिखना शुरू कर दी। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ना इसको रेडियो पे सुनाता हूँ। तो मैं रेडियो पे गया, रेड FM CEO से मिलने। मैंने कहा कि ऐसी सी बात है। बोले आपकी कभी आरजेइंग की है? मैंने कहा ना। तो बोले आपकी आवाज़ तो है नहीं रेडियो वाली। तो फिर क्या करें? बोले हम आपको स्टोरी लेके RJ को दे देते हैं, वो सुनाएगा। मैंने ना मैं ही सुनाऊंगा। बोले नहीं नहीं हो सकता, नहीं नहीं। मैं अड़ गया। इवेंचुअली ट्राई हुआ कि भाई आप दोनों मिलके कर लो। तो RJ रौनक और मैंने मिलके किया। पहला सीजन हिट हो गया, तो फिर मैं सोलो करने लगा।
पता इतनी बाउंड्रीज थी कि आप मत करो, ये जो डिसीजन था मेरा, अरे यार बेवकूफ हो तुम, कैसे तुम्हारी कैसे सुन लेंगे लोग। फिर मैंने कहा यार फिल्म बनानी मुझे अपनी किताब। क्या बात है। और दूसरा दिमाग में कि बनाऊंगा तो जो बेस्ट डायरेक्टर है उसी के संग बनाऊंगा। तो मैं जाता था मुंबई, लोग बॉलीवुड में तो भरे पड़े हैं बेवकूफ बनाने वाले, यहाँ साइन कर लो, ये पैसा दे दो, वो दे दो, ये डायरेक्टर अनुराग कश्यप से लेकर सबसे मिल लो, आप ये कर लो, कुछ नहीं हुआ। पर मेरा था मैं छोटे आदमी से तो करूंगा ही नहीं, बड़ा ही बनाऊंगा। सर एक वेब सीरीज नीरज पांडे ने बनाई है जो हैक क्राइम्स ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम पर है। दूसरी वेब सीरीज राजकुमार हिरानी ने बनाई है जो विक्रांत मैसी, अरशद वारसी और उनके साथ हैं, जो हॉटस्टार पे आने वाली है। तीसरी फिल्म है जो केतन मेहता बना रहे हैं मेरी लाइफ पर। और चौथा वेब सीरीज Z5 पे आ रही है जो वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट डायरेक्टर है, भी फ्रीज हो रहा है। एक अर्नाब के संग प्रोजेक्ट चल रहा है। ये चीजें संभव इसलिए हुई क्योंकि मैं ओशो की कहानी पढ़ चुका था। मुझे पता था मैं बाउंड्रीज तोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते अब आप, या आप जो बंदा IITian है और वो अपना एक बैगेज लेके चलता है कि अब तुम इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नहीं ट्राई करो भाई, तुम तो इंजीनियर, बेस्ट इंजीनियर हो। पर आई ट्राइड एवरीथिंग। एक्टिंग, मेरा शो आता है DD पर, हर शो में, हर डेली शो है, डेली मंडे टू फ्राइडे, हर उसमें मैं ही एक्ट करता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। 170 एपिसोड बना चुका हूँ। साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, OTT है जो प्रसार भारती का, उसमें आप देख लो सारी एपिसोड, और वो बेस्ट रेटेड शो है। तो आप तोड़ो ना बैरियर, घुसो सिस्टम में, पर उसके लिए एक अंदर से कन्विक्शन चाहिए होता है जो इस वजह से नहीं आता बिकॉज समाज आपको बाउंड्रीज क्रिएट करता है। दुबे जी, जैसे आपने एक जो फील्ड चुनी, अब आप इस बात से एग्री करेंगे थोड़ा सा, जब आपको सेंसिबल टॉपिक पे बात करते हैं या सेंसिबल चीज़ें आप दिखाते हैं तो आपके पास एक क्लास ऑडियंस होती है जो आपको देखना चाहती है। अभी आप क्रिंज बनाइए, आप ऐसी हरकतें करें इसमें 4 माँ बहन की गालियां हों, उसके अलावा कीचड़ खाइए, गोबर खाइए, जो आप गंदी हरकतें कर सकते हो समाज के अंदर आप वो करो, आप एक दिन के अंदर सुपरस्टार बन जाओगे। ये तो हमारे देश में चल रहा है। मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन पता है। और उसको देखा देखिए, अब आप समझिए इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे, जो आप मुझे बोल रहे थे लोग, शायद आप अग्री करेंगे। इन्फ्लुएंस क्या है, लोग अच्छे कंटेंट को ना बनाकर जैसे आप बना रहे हैं उस तरफ नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे, वो देखेंगे अरे एक बंदा अपना पूरा घर दिखाता, सुबह शाम तक ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक ये करता हूं, एक कैमरा तो ऑन करना है। वेयर आर वी गोइंग? दूसरा क्या देख रहा है कि यार मैं वो बिस्किट का पैकेट बेचूंगा, ऐसे जाऊंगा और मैं तो दुबई में मुझे घर मिल जाएगा, बिकॉज सब फिल्म स्टार से मिलूंगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर इस तरह के लोग प्रमोट हो रहे हैं, मैं भी आपको बताता हूं, एक डॉक्टर है, वेरी रेनाउंड डॉक्टर, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, मिसिंग हिज नेम, वो होम्योपैथिक दवाई के बारे में बात करते हैं और मैं उन्हें फॉलो भी करता हूं। उन्होंने भी ये बात की, कहते हैं यार मैं इतने साल से आपको आपकी तबीयत ठीक करने के लिए रोज कुछ ना कुछ नया बताता हूं, आप मेरे फॉलोवर्स देखिए। एक बंदा आता है, गोबर में लेटता है, कीचड़ खाता है, 10 रुपए का बिस्कुट बेचता है, उसके फॉलोवर्स देखिए। तो कह रहे मैं बेवकूफ हूं क्या कि मैं आपके भले की बात, आपको जानना ही नहीं है। कह रहे आप समझिए आपके हिंदुस्तान को हो गया है कि आपको अपने से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि कितनी बकवास दुनिया में हो सकती है, मुझे वो देखना है। अभी नंगड़न चलाइए किसी को, 2 मिनट में हिट हो जाएगा। इसका जवाब दूं मैं? जी बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ये ग्लोबली पैटर्न है। और दूसरा ये 3 चीजें बताऊंगा। जब मैं आया था पॉडकास्ट में तो मैंने एक चीज बोली थी ना, दुनिया में ज्ञान नहीं चाहिए किसी को। आप दुनिया को ज्ञान देने थोड़ा आए हो, तो आप ये ईगो क्यों पाल रहे हो कि मैं ज्ञान दूंगा तो लोग देखें? क्यों देखेंगे? आई जबरदस्ती देखेंगे ज्ञान, उनको जो अच्छा लगेगा देखेंगे। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि उनको अच्छा वैसा, तुम भी वही देखते हो, 4 लड़कियों के वीडियो आएंगे, तुम सबसे पहले देखते हो, ज्ञान वाला तुम भी नहीं देखोगे, तो फिर उनको क्या दो वो कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं लोग, वो हम में से ही हैं। जैसा हमारे अंदर गोबर है वो उनके अंदर भी है, या उनके अंदर है तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, गोबर तो है ही। सो डोंट ब्लेम दैम। कोई एक ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग है। जैसे आप ब्लेम करते हो ना, आपको सोचते हैं हम तो बहुत अलग है, हम तो बहुत इंटेलेक्ट हैं, ये गधे हैं सब, ये देखो मैं ज्ञान दे रहा हूँ सुन नहीं रहा। ये क्या ईगो यार, नहीं सुनना उसको, भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा ज्ञान नहीं है चल रहा। पहले अपने ज्ञान को एंटरटेनमेंट बनाओ, पहले अपने ज्ञान को इस लायक बनाओ कि वो पहुंचे वहां तक। हमारे एक कहानी आती है पंचतंत्र, कठोपनिषद है जो, तो उसमें एक राजा थे, उनके 4 बच्चे थे और वो उनका IQ लेवल कम था बच्चों का। तो घबराते थे राजा साहब कि यार ये तो कुछ सीखेंगे नहीं, ये तो सब हमारा राजपाट लुट जाएगा, क्या करेंगे। बड़े परेशान थे,
कि कोई इनको ज्ञान दे दे, इनका कुछ नॉलेज आ जाए। तो एक ऋषि आए, बहुत सारे लोग आए, वो फेल होके चले गए, ना सिखा पाए, बच्चे पीट पाट देते थे, वो सब कुछ ना हो पाया। तो एक ऋषि आए, बोले मैं सिखाता हूँ। तो बोले ठीक है। ऋषि लेके गए और ऋषि ने उनको पेड़ के नीचे बिठाया और एक कहानी शुरू की। उन्होंने कहा बेटा, एक खरगोश था एक जंगल। वो खरगोश निकला बिल से, तो सामने उसने देखा एक शेर है, तो उसको लगा मैं शेर से बच जाऊं, तो राइट साइड में भागा। जैसे ही राइट साइड में जागा तो एक शियार था। फिर उसने, शियार ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, पर उसने कुलाची मार के साइड हो गया, पर लेकिन शेर ने शियार को खा लिया, तो खरगोश बच गया। अब शेर को खरगोश को खाने की जरूरत नहीं थी। खरगोश आगे गया तो उसे एक सांप मिल गया, वो उसको खाना चाह रहा था, और वो हर बार पॉज लेते थे। और उसके बाद वो सांप एक राजा थे, उनके महल में होके आया था। उस राजा क्या एक लड़की थी, फिर उस लड़की का एक फ्रेंड थी उसकी, मतलब ऐसे करके वो कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी करते चले जाते थे, और लड़के ऐसे सुनते रहे, और पूरा उपनिषद हो गया, पूरा उपनिषद। और उसके बाद उस चारों बच्चे इतने इंटेलिजेंट बने कि उन्होंने चारों कोनों पे भारत के राज किया। हमारा पढ़ाने का तरीका गलत है। किसी का IQ ऊपर, किसी का IQ नीचे नहीं होता है। दुनिया को आप कहानियां सुनाओगे तो सुनेंगे, और उसमें आपने कोई नॉलेज दे दी, ज्ञान दे दिया कि देखो नैतिक ज्ञान बता दिया कि कैसे बिहेव करना चाहिए, भाई के संग कैसे, माँ बाप के संग कैसे, गुरु के संग, तो वो चला जाएगा। पर आप सीधे बोलोगे नहीं डू दिस, डोंट दिस, डू, तो वो नहीं चलेगा भाई। किसी के दिमाग में डोंट प्रोसेस होता ही नहीं है। मैं आपसे कहूं मोहित जी, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट। सोचने लग गया मैं तो सबसे पहले एलिफेंट ही सोचोगे आप। जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो आप क्यों पुश कर रहे हो पब्लिक को यार? अच्छा, ये भी क्या साइकी है कि आप जिसको मना करते हो, जैसे हम कहते हैं जो चीज मना करो बच्चा वही ज्यादा करता है, इंसान भी वो ज्यादा करता है। मैंने कहा डोंट रन, तो वो रन ही करेगा, क्योंकि रन सुनाई दिया ना उसको। डोंट तो प्रोसेस होना नहीं है, दिमाग में डोंट प्रोसेस नहीं होता, दिमाग में उसके बाद वाला प्रोसेस होता है। आप उसको गो स्लो तो हो जाएगा। हमारे यहां हम इतना मत करो मत करो मत करो करते हैं, बच्चा उतना ही बदमाश हो जाता है, बिकॉज उसी पर फोकस करता है। फिर आपके तरीके ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी चैनल हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। ऐसा तो है ना कि अब ये आयुर्वेदिक वालों को या होम्योपैथिक वालों को शिकायत होगी, आई एम ओके विद दैट। लेकिन आप देखो बहुत सारे बहुत अच्छे चैनल चल रहे हैं और करोड़ों पीट रहे हैं, वो भी तो ज्ञान ही दे रहे हैं। वो जो एक ठाकुर करके उसका चैनल है, वो भी ज्ञान दे रहा है। उसका क्वांटम फिजिक्स का वीडियो तो मैं देख के हाथ पर बहुत अच्छा बनाया सर, बहुत बढ़िया, तारीफ कर दी मैंने। आप इंटरटेनमेंट दो। हम बेसिकली, हमारा नेचर है इंटरटेन होने का, हमारा नेचर ज्ञान लेने का नहीं है। मजा आना चाहिए, मजा आएगा, उसमें ज्ञान मिल जाएगा तो हम रख लेंगे। हाँ, ये कहावत भी है, मजा नहीं आता पैसे वापस। तो आप समझ रही शिकायत इसलिए, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमें जैसे हम ये पाल लेते हैं ना कि मुझे ज्ञान आता है, वहीं केस खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं तो मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो जो सीखा, मैं तो बताया बच्चों से सीखा, क्रिमिनल से सीखा, जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है उनसे सीखा। अभी मैं नागपुर गया, पुलिस कमिश्नरेट की ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग के बाद मैं बैठ गया उनके साइबर सेल के सारे ऑफिसर के साथ घेर के, सारे ACPs IOs आ गए। तो जो केसेस वहाँ चल रहे थे जो नहीं सॉल्व हो रहे थे, उनको हम डिस्कशन करने लगे। मैंने अप्रोच दिया, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, ऐसे कर। एक केस बताया उन्होंने जो सबके काम का, इसलिए बता रहा हूँ, और ये अभी तक मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। तो चलिए एक्सक्लूसिव हो गया हमारे लिए, एक्सक्लूसिव मटेरियल दे रहा हूँ आपको, इसलिए इनसे अलग से पैसा लिया जाएगा। तो अगर मजा नहीं आता पैसे वापस हो जाएंगे। मजे लेने की गारंटी है। तो उन्होंने कहा कि साहब आजकल एक कंप्लेन आती है कि फोन चोरी होता है और उसके बाद UPI से पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल सकते हैं? आईफोन के संग? हाँ, आईफोन के संग होता है। आईफोन चोरी हुआ और अगले 5-10 मिनट में पैसे निकल गए। मैंने कहा दिया IPI, और बोले NPCI का लॉग दिखा दिया उन्होंने कि भाई देखो UPI से पैसे निकले हैं, फोन चोरी हुआ इस टाइम पर, उसके 15 मिनट में निकल गए। तो मैंने कहा दिया आईफोन या किसी भी फोन से इस तरह से हो रहा है तो पहले तो फोन अनलॉक करना है, उसका कोड चाहिए, फिर आपको UPI पिन चाहिए, तब जाके आप पैसे ट्रांसफर कर पाओगे। ये दोनों चीजें इतनी जल्दी कैसे हो सकती हैं? मैंने कहा कुछ तो लोचा है। बोले नहीं साहब हो रहा है, अब 10-12 केस आ गए हैं। तो मैंने फिर गूगल करना शुरू किया, दिमाग लगा कुछ तो गड़बड़ है। दया तो दरवाजा तोड़ता ना नहीं, पर दया कुछ तो गड़बड़ है। ACP प्रद्युमन वाला है। मैंने कहा सर देखते हैं, तो मुझे मिल गया। मैंने कहा सर मोडस ऑपरेंडी मिल गई। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, लोगों के पैसे नहीं निकालना।
अपना पैसा बचाने का खेल। Yeah. सर हम लोग शायद एक चीज भूल गए हैं, मिस कर गए हैं कि यूपीआई पेमेंट फीचर फोन पे भी हो जाता है। जो कीपैड फोन आते हैं ना, उस पर भी यूपीआई पेमेंट होता है। उसमें आप क्या करो, एक कोड डायल करो *99#, *99#। यदि आपके फोन से सिम निकाल के वो किसी कीपैड फोन में डाले, भले ही आपका आईफोन है जी, और उस पर *99# करे और यूपीआई पेमेंट कर सकता है, तो वो कर देगा। तो मान लो ऐसा होता है कि आपका आईफोन ही है, चलिए आपके आईफोन से सिम निकाल के दूसरे फोन में, कीपैड फोन में जाती है और वहां पर *99# डायल होता है। यूपीआई का मेनू खुल जाएगा, जिस नंबर पे आपको पेमेंट करना है उसका नंबर डायल कर दीजिए, पेमेंट लिख दीजिए, पेमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी भी उसको यूपीआई पिन चाहिए। बिना यूपीआई पिन के अभी भी नहीं कर सकता। अब आप सवाल करोगे कि साहब यूपीआई पिन कैसे पता पड़ेगा? चलो फोन तो बाईपास हो गया, पर यूपीआई पिन कैसे मिला? तो आप इस मेनू ऑप्शन को देखना, और आप चाहो तो कैमरे पे ले लो, डायल कर देता हूं। इसमें जो लास्ट ऑप्शन होता है ना, वो होता है रीसेट पिन। आप किसी का पिन रीसेट भी कर सकते हो। सर ये हैकिंग सिखा रहे हो आप लेकिन लोगों रीसेट पिन आप तब कर सकते हो जब आपको एक इन्फॉर्मेशन पता है। को। और वो आप नहीं बताओगे। वो मैं पता कर सकता हूँ किसी की, मुझे किसी के बारे में वो पता पड़ जाता है, लेकिन वो सबको बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अपने फोन मत देना, इन्हें पता चला आपके अकाउंट खाली हो गए। वैसे एक चीज पूछता है वो, लेकिन वो समझ जाएंगे जो लोग ट्राई करेंगे, दे आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, इसके लिए सिम कार्ड को चेंज करना बहुत जरूरी है, राइट? तो जैसे कि मेरे फोन में फिजिकल सिम नहीं है, ई सिम है। ई सिम है तो आप सेफ हैं। जो भी चीजें हो रही हैं और आप सॉल्व भी कर रहे हैं, आपकी टीम भी लगी होती है, ऐसा तो नहीं है कि रोज इन एंड आउट नहीं देखते हो क्या हो रहा है। लेकिन क्रिमिनल कहीं ना कहीं एक कदम या दो कदम आगे की सोच रहा होता है। तो ऐसे केसेस में आप रोज सीखते हैं या फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि एक आम जन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है समझ पाना कि कब उसके साथ फ्रॉड हो जाए। ठगी कभी भी हो सकती है किसी भी केस में। फिर भी आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि एटलीस्ट बचाव तो हो सके? देखिए, मैं बहुत सारी सेटिंग्स नहीं कराता, मैं बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज या रोकता भी नहीं कि आप ये यूज़ मत करो, वो मत करो, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ फंडामेंटल्स पे जाऊँगा। आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, 2 ही कारण थे जिसकी वजह से इवेंचुअली फाइनेंशियल नुकसान हुआ या कोई दूसरे तरह का नुकसान हुआ। पैसा अपने आप आपके अकाउंट से उड़ के नहीं निकला है, पैसा आपके फ़ोन से अपने आप यूपीआई नहीं हुआ है, आपने ही किया है या आपने कुछ इंस्टॉल किया है। तो आपने किया क्यों? क्योंकि या तो आप किसी लालच में थे, या आप डरे हुए थे, या आप कंफ्यूज थे, ये भी हो सकता है। तीनों चीज़ें, मैं ब्लेम ही नहीं कर रहा। यदि आपने लालच, जैसे कि आपको ऑफर दिया गया कि साहब ये पैसा आ रहा है, लॉटरी का पैसा आ रहा है, डिविडेंड का पैसा आ रहा है, रेंट का पैसा आ रहा है, ये प्योर लालच नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशंस सेट कर दी उसने। यहां पर एक बेसिक थंब रूल है कि यदि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको खुद कुछ क्यों करना है भाई? फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल यही है, मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल सकता हूं बिना आपसे पूछे। आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं, आपका मोबाइल नंबर है, डाल दूंगा मैं, यूपीआई अलाउ करता है। तो फिर आप खुद कुछ क्यों कर रहे हो कि मैं पैसा भेज रहा हूँ, अरे रेंट भेज, पापा ने रेंट बोला है भेजने के लिए तो मैं रेंट भेज रहा हूँ, तो लिंक क्लिक कर लीजिए। अरे आपका डिविडेंड पड़ा है, एप्लीकेशन इंस्टॉल, अरे आपकी लॉटरी का पैसा आ रहा है। 70% टाइम पैसा आ रहा था और आप खुद कुछ किए जा रहे थे। आपके दिमाग में यदि ये चीज वेरी क्लियर, यदि पैसा कोई मुझे भेजना चाह रहा है किसी भी तरीके से, तो मुझे कुछ नहीं करना है, फिर फोन दूर रख दो, डाल दे भाई, मैं नहीं करने वाला कुछ। लक्ष्मी अपने आप आती है, खर्च करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। अब आते हैं बाकी केसेस में, क्योंकि आप डरे हुए हो तो आप खुद ही पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा आपसे। ये तो आपने कहा कि पैसा आ रहा है, लिंक नहीं क्लिक करना है। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि लिंक नहीं आया, लेकिन वो लोग, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है। लेकिन जब ये बहुत क्लियर है। अच्छा। मैं इसलिए लिंक की बात ही नहीं की, मैंने कभी लिंक नहीं बोला। मैंने बोला यदि पैसा आ रहा है तो कुछ नहीं करना। क्योंकि इस केस में वो जो हुआ है, आपने भी, आपके साथ ऐसे केसेस आए ही होंगे। अरे आज लिंक बोलेगा, कल क्यूआर कोड बोलेगा, परसों ऐप इंस्टॉल कराएगा, नर्सों कॉल मर्चिंग कराएगा, फिर कॉल फॉरवर्डिंग कराएगा। मैं तो आपको 40 तरीके, बहुत सारी चीजें, लेकिन सवाल वही है कि मैं 40 तरीके क्यों बताऊं? हाँ, मतलब बेसिकली आपने छूना ही नहीं है कुछ भी, आपने कुछ नहीं करना। पैसा आ रहा है, आप छोड़ दो फोन, ठीक भाई साहब डाल दो, आ जाएगा अपने आप, आप मत करो कुछ। कई बार ऐसा भी होगा कि अरे सर वो ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और आप वापस कर दीजिए। आप मत करो,
कहना बैंक अपने आप कर देगा, मैं बैंक में डिस्प्यूट रेस करता हूँ, लेट बैंक हैंडल दिस, व्हाई शुड आई। अरे सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, अर्जेंसी है, मैंने गलती से कर दिया। अरे हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं हो, ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है। अब आपने पैसा डाला, आप बैंक में डिस्प्यूट रेस करो, बैंक वापस मांग लेगा मेरे से, मैं खुद क्यों। आप नहीं करेंगे तो आप बचे रहेंगे। बेसिक थंब रूल ये है कि आपने पैसा आ रहा है, आने दो, आन दो, ठीक है, दूर रख दो। यदि कुछ गलत होगा तो अपने आप बैंक को का नोटिस आ जाएगा, कहना हाँ साहब मैं तो बोला नहीं था, मेरे पर कोई बिल भी नहीं है, तो आ गया, वापस ले लो, मुझे क्या प्रॉब्लम। अब आते हैं बाकी जो डर वाली चीज है कि आप डर आके कोई पैसे मांग रहा है तो थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटें, वेरिफिकेशन कर लें। करेंगे आप ही, बार बार मैं कह रहा हूं, मैं आपको कोई टेक्निकल चीज इसलिए नहीं दे रहा कि उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आज 4 टेक्निकल चीजें बता सकता हूं, लेकिन एक ऐप जरूर सजेस्ट करूंगा जो आपको हेल्प कर सकती है प्रोएक्टिवली बहुत ऐसे एक्टिव अटैक वेक्टर से बचाने में। ऐप का नाम है मोबी आर्मर, ऐप स्टोर पर भी है, प्ले स्टोर पर भी है। इसमें 4 बड़े पावरफुल फीचर्स हैं, वैसे 6 हैं पर 4 तो मैं तुरंत बता सकता हूँ। एक है QR कोड सिक्योरिटी चेक। अब QR कोड हम बहुत तरह इस्तेमाल करते हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज QR कोड, वाईफाई कनेक्शन QR कोड, पेमेंट QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, होटल का मेनू कार्ड QR कोड, बिल QR कोड, शादी का कार्ड QR कोड। आप भरे पड़े हो QR कोड से, आपने एक गलत QR कोड इंस्टॉल किया और आप किसी को नुकसान हो सकता है। कभी भी आपको वाईफाई के लिए, किसी के लिए, मेनू कार्ड के लिए QR कोड स्कैन करना पड़े तो पहले आप मोबी आर्मर से स्कैन कर लें, देख लें सेफ है अनसेफ है। वो उसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, रन करेगा, देखेगा, आपको क्लियर पिक्चर दे देगा ये सेफ है अनसेफ है। दूसरा है लिंक। आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे अयोध्या में होटल बुक करना है, उड़ीसा में होटल बुक करना है, क्रूज बुक करना है सिंगापुर का, केदारनाथ का हेलीकॉप्टर बुक करना है। आपको जो पहले लिंक आया आपने पे किया, आप लुट गए। दिलजीत दोसांझ का शो था, लाखों लोग लुट गए, टिकट बुक कर रहे थे। आपको कैसे पता है लिंक ओरिजिनल लिंक? फिर त्योहारों पे फ्लिपकार्ट के फर्जी लिंक आ जाते हैं, अमेजॉन के जाते हैं, आप लूटते हैं, बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग दैट लिंक विच लुक्स लाइक सिमिलर लिंक बट ऑथेंटिक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लिंक लेंगे, पहले मोबी आर्मर पे स्कैन कर लेंगे। मोबी आर्मर आपको क्लियर बता देगा कि इस लिंक पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करना है क्योंकि ट्रस्टवर्दी नहीं है। उसके सारे पैरामीटर चेक करेगा वो AI से कि भैया ये तो चाइना में होस्टेड है, टर्की में होस्टेड है, ईरान में होस्टेड है, 2 हफ्ते पुरानी लिंक है सिर्फ, इसके अंदर ये मेलवेयर है। तो जो भी रीजन होगा आपको मिल जाएगा। तीसरा होता है ऐप, कि आपने गलती से ऐप इंस्टॉल कर ली, या आपके बच्चे ने कर ली, या आपके किसी फ्रेंड्स ने कर ली, अब आपको पता ही नहीं है, या आपने खुद भी कर ली। तो मोबी आर्मर में तीसरा ऑप्शन है ऐप स्कैनिंग। वो आपको बता देगा ये रेड वाली ऐप तो आप तुरंत इंस्टॉल कर दो, ये ऑरेंज वाली में ये रिस्क है कि क्योंकि आपका डेटा ले रही है, आप ओके हो इससे तो आप रखो, और ग्रीन वाली आप रख सकते हो। ये 3 कॉमन अटैक वेक्टर है। चौथा आता है वाईफाई, जिससे आपका डेटा निकलता है, क्योंकि डेटा मैं इसलिए बचाना चाहता हूँ, डेटा निकलता है इसलिए आपको कॉल आते हैं। आपने पब्लिक वाईफाई कॉल कनेक्ट कर लिया, आपका डेटा लीक हुआ तो आप निकलते ही साथ कॉल आ जाएगा आपको कि आप यहाँ थे, ये था, वो था, फिर आप ट्रस्ट कर लेते हो। कभी भी आप चाहे होटल में हो या किसी भी पब्लिक वाईफाई पर, पहले इसको स्कैन कर लें मोबी आर्मर से, वो बता देगा ये सेफ है अनसेफ है, हैक तो नहीं है, और यदि हैक्ड है तो किसने हैक किया वो ही बता देगा, उसका IP दे देगा, क्योंकि वाईफाई का हैकर आसपास ही होगा, बाहर नहीं हो सकता। तो आप वो स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस को देंगे, वो पकड़ लेंगे उसको। तो ये एक ऐप है जो आपको काफ़ी ऐसे अटैक वेक्टर से बचाएगी जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली करेंगे आप ही। तो एंटीवायरस यहाँ चाहिए। बहुत ही सही सर। मुझे लगता है कई लोगों को इससे बहुत अच्छी हेल्प मिल पाएगी। स्टिल मैं कहूँगा कि 100% तो कुछ नहीं होता। फ्रॉड जिसने करना है वो करेगा, जिसके साथ स्कैम होना है वो फिर भी इन स्कैम्स का शिकार होने ही वाला है। फिर भी हम कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर एक बड़ा तबका स्कैम्स के ठगी का शिकार हो रहा है तो वो घटकर कहीं स्थिति पर आए कि वो ना करे। बिल्कुल हो सकता है, मतलब ये तो होना ही चाहिए और होगा ही। जादूगर का जादू तब तक है जब तक आपको उसकी ट्रिक नहीं पता। यदि हमने ट्रिक सबको बता दी तो फेल, हंसेंगे लोग, उसी ट्रिक पे हंसेंगे। अभी एक वीडियो देखा मैंने इंस्टा पर, एक लड़की को कॉल आ रहा है, एक पुलिस वाला, फर्जी पुलिस वाला बनकर, मैं अरेस्ट करने आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, बस आ जाऊंगा, सायरन बजा रहा है, बस पहुंचने वाला हूँ, अरेस्ट कर लूंगा। वो लड़की बिल्कुल कूल है, अच्छा कौन से चौराहे से आ रहे हो? वो फलाने चौराहे से आ रहा हूँ। हाँ तो उसके कॉर्नर पे एक मोमो की दुकान है, 4 मोमो भी लेते हैं। पुलिस वाले मतलब जो भी वो फर्जी आदमी था उसने तुरंत गोल काट दिया। ऐसा होने लगेगा जिस दिन ना अपने आप। बट लेकिन बिफोर वी गो एंड से हेलो बाय गुड बाय, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी केस में जो अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट वाली चीजें होती हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है? डिजिटल अरेस्ट शब्द ही गैर कानूनी है।
डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। पुलिस वाला इस तरह का कुछ कर ही नहीं सकता। सो इट्स वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली इलीगल। अब आते हैं कि पुलिस काम कैसे करती है, लोगों को ये भी नहीं पता। पता है आपको डिजिटल अरेस्ट के जिसके संग केसेस हुए हैं उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कराया जाता है अरेस्ट वारंट, कि देखिए ये आपका अरेस्ट वारंट। फर्जी वेबसाइट होती है। अब वो देखते हैं सीजीआई का फोटो लगाया ये है वो है और डर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके लिए अरेस्ट वारंट निकाल देगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक केस जाने में 10 साल लग जाता है। आप समझ रहे हो, यदि आज आपको कोई और आपका केस सुप्रीम कोर्ट में एक्सक्लूसिव केस जाते हैं, हर केस तो जाता भी नहीं। आप हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना मजाक नहीं है। तो लोगों को पता ही नहीं, उन्होंने पिक्चर में देख रखा है तो वो ओपिनियन बना लेते हैं। फिर मान लो सिविल कोर्ट का भी है मैटर, तब भी एक प्रोसेस है। आपको एक नोटिस आएगा, आपको कभी ऐसे वीडियो स्टेटमेंट या वीडियो कॉल पर नहीं चीजें कन्वे की जाएंगी। और पुलिस ऐसे काम नहीं करती। पुलिस आपको अरेस्ट भी करना होगा ना तो कॉल करके अरेस्ट करने आएगी। पुलिस सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आती है, पीछे से दरवाजे से घुसती है और उठा लेती है कि इस समय ही है जब आप कहीं नहीं भागोगे नहीं।